हेलो एंड वेलकम बैक टू द वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। मैथ्स की इस दुनिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू सी द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ कॉम्बिनेशन। ओके, हमने आज तक जो भी किया वो सब क्या था, परम्यूटेशन। ऑलमोस्ट हमने परम्यूटेशन के सभी क्वेश्चंस खत्म कर दिए एंड ऑल द रूल्स दैट वी हैव कंप्लीटेड बेस्ड ऑन द एनसीईआरटी बुक, है ना। एनसीईआरटी बुक के बेस से हमने ऑलमोस्ट सभी रूल्स खत्म किए हैं परम्यूटेशन के, ठीक है। Today we are going to start with, and today onwards we are going to start with combination. We need to continue with combination. Okay. Now first of all, what is combination? Combination है क्या? तो मैंने पहले ही लेक्चर में बता दिया था कि भी कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड एज सिलेक्शन, है ना। हम कितनी तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। जनरली प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसे होते हैं कि भाई समझ लो कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, या फिर समझ लो कोई स्पोर्ट्स का गेम है, बराबर। स्कूल के अंदर से समझ लो 10 स्टूडेंट्स है एक क्लास के अंदर, और वो क्लास में से मुझे सिर्फ 3 स्टूडेंट सिलेक्ट करने हैं। तो वो 10 स्टूडेंट्स में से मैं 3 स्टूडेंट कैसे सिलेक्ट कर पाऊँ, लाइक दिस, है ना। इस तरीके के क्वेश्चन जिसमें कुछ स्टूडेंट्स हैं हमारे पास और उसमें से कुछ सिलेक्ट करने हैं, अरेंज नहीं करने हैं, है ना। मैं सबसे पहले क्लैरिफाई कर देता हूँ भी अरेंजमेंट दैट इज परम्यूटेशन एंड सिलेक्शन दैट इज कॉम्बिनेशन, उसमें फ़र्क क्या है। लेट मी give you the difference between permutation and combination, ठीक है। permutation and combination, एक छोटा सा मैं एग्जांपल लेके आपको ये सिचुएशन समझा रहा हूं। चलो, permutation and combination में क्या फ़र्क है, तो सबसे पहले एग्जांपल सोचते हैं। से वी हैव 4 स्टूडेंट्स, बराबर, 4 स्टूडेंट्स से उसका नाम है S1 S2 S3 S4. Say we have 4 students like this, है ना। and I need to arrange 3 students। उसमें से मुझे 3 स्टूडेंट्स लेके अरेंज करने हैं, या फिर मुझे उसमें से 3 स्टूडेंट सिलेक्ट करने हैं। तो दो यहाँ पे एक्चुअल में यहाँ से आपके पास 2 रास्ते हैं। आइदर यू नीड टू अरेंज इट और यू नीड टू सिलेक्ट इट। आइदर यू नीड टू परम्यूट इट, है ना। उसमें से 3 स्टूडेंट्स मुझे परम्यूट करने हैं, या फिर 3 स्टूडेंट्स सिलेक्ट करने हैं, बराबर। 3 स्टूडेंट का अरेंजमेंट, बराबर, मतलब परम्यूटेशन, या फिर 3 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन। तो मैं दोनों को दोनों तरीके से जो आंसर आए, जो आंसर प्रैक्टिकली पॉसिबल है वो लिख लेता हूँ यहाँ पे। सो सबसे पहले तो मेरा आंसर क्या हो सकता है, यहाँ पे मुझे 3 स्टूडेंट्स अगर अरेंज करने हैं तो मेरे आंसर हो सकते हैं, मैं आइदर S1 S2 S3 को लेके S1 S2 S3 में अरेंज करूँ, या फिर वैसे बहुत सारे तरीके आएंगे, क्यों 4p3 दैट इज़ 4 इंटू 3 इंटू 2 दैट इज़ 24 आएगा क्या। चलो मैं छोटा सा एग्जांपल बना देता हूँ, बहुत ज़्यादा आ जाएंगे आंसर में बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ आ जाएगी, इसलिए मैं लेता हूँ 3 पॉसिबल स्टूडेंट्स एंड उसमें से मैं 2 स्टूडेंट्स सिलेक्ट करता हूँ, चलो, है ना, ताकि आंसर छोटा आए थोड़ा। अब आंसर आएगा 3 2 6, अब 6 पॉसिबिलिटी आएगी इसमें। सो द पॉसिबिलिटीज़ आर S1 S2 अरेंज होगा, या फिर S2 S1 अरेंज होगा, बराबर। S1 S2 के फॉर्म में अरेंज होगा, या फिर S2 S1 के फॉर्म में अरेंज होगा, 2 स्टूडेंट्स जो भी अरेंज हो रहे हैं वो, या फिर S1 S3 अरेंजमेंट में आएगा, या फिर S3 S1 और S2 S3, या फिर S3 S2। बट सिलेक्शन में क्या होता है पता है, सिलेक्शन में आपके पास ये दो जो अरेंजमेंट है ना, उसमें से कोई एक ही लेना होता है। जैसे कि आपने S1 S2 सिलेक्ट कर लिया, तो अब S1 S2 सिलेक्ट कर लिया तो उसको अंदर अंदर अरेंज करने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि S1 S2 को सिलेक्ट कर लिया। तो ऐसा नहीं है कि भाई S1 को पहले सिलेक्ट किया बाद में S2 क्यों किया, तो जो सिलेक्शन आएगा वो सिलेक्शन, एंड पहले S2 को सिलेक्ट किया बाद में S1 को सिलेक्ट किया वो सिलेक्शन। दोनों सिलेक्शन अलग है क्या, नहीं है ना। जनरली कबड्डी की समझ लो कोई समझ लो स्पोर्ट्स है कबड्डी का, बराबर। तो उसमें मुझे 2 प्लेयर मुझे सिलेक्ट करने हैं, बराबर। सपोज 2 प्लेयर बाकी रह गए, मेरे पास 5 प्लेयर है और मेरे पास समझ लो 2 प्लेयर बाकी रह गए और मुझे सिलेक्ट करने हैं। मेरे पास कुछ 3 स्टूडेंट्स मेरे पास बचे थे, उसमें से मुझे 2 प्लेयर सिलेक्ट करने हैं। तो से एक राजू है, एक एक मगन है, एक छगन है, ठीक है। एक छगन है एक मगन है, तो मुझे इसमें से 2 सिलेक्ट करने। तो आइदर आई कैन सिलेक्ट राम और मगन, और आई कैन सिलेक्ट राम और छगन, और आई कैन सिलेक्ट मगन और छगन, है ना।
मुझे ये तीन पॉसिबल केस ही बनेंगे ना मेरे पास। क्यों? क्योंकि डेफिनेटली ऐसा तो है नहीं कि भाई राम एंड मगन को सिलेक्ट किया, तो दूसरा तरीका ऐसा भी हो सकता है भाई मगन एंड राम को सिलेक्ट किया, वो तो होगा नहीं, वो अलग अलग अरेंजमेंट है ना। राम देन बाजू में मगन बैठा है, या फिर मगन बाजू आगे बैठा है, राम पीछे बैठा है, तो वो दोनों अरेंजमेंट हो गए। सिलेक्शन में ये दोनों दिस टू कंसिडर्ड एज वन, है ना, दिस टू अरेंजमेंट कंसिडर्ड एज वन सिलेक्शन। सिमिलरली S1 S3 S3 S1 ये दो अलग अलग अरेंजमेंट है, बट सिलेक्शन के टाइम आपने सिर्फ S1 S3 ही सिलेक्ट किया है, ठीक है। एंड सिमिलरली ये दोनों S2 S3 आपने एक बार सिलेक्ट कर लिया, तो वो दोनों को अरेंज करने की जरूरत नहीं है, तो आपने S2 S3 को सिलेक्ट किया। डायरेक्टली सोचे तो S1 S2 सिलेक्ट किया, या फिर S1 S3 सिलेक्ट किया, या फिर S2 S3 सिलेक्ट किया, ठीक है। सो बाय दिस वे वी कैन सिलेक्ट इट, बाय दिस वे वी कैन सिलेक्ट इट, ठीक है। वैसे परम्यूटेशन में हम कैसे फॉर्मूला लिखते थे, यहाँ पे फॉर्मूला लिखने का टाइप क्या था, तो मैंने आपको यहाँ पे बॉक्स बनाने का तरीका दिखाया था, बराबर। मोस्टली मैंने आपको बॉक्स बनाने का तरीका दिखाया था। जैसे कि यहाँ पे दो सीट है, दो सीट में मुझे अरेंज करना है, तो पहली सीट में मेरे पास 3 पॉसिबिलिटीज है एंड दूसरी सीट में मेरे पास 2 पॉसिबिलिटी है, सो आंसर इज 6। और इसको लिखने का दूसरा तरीका परम्यूटेशन की लैंग्वेज में, मेरे पास 3 स्टूडेंट है, उसमें से दो अरेंज करने हैं, 3 स्टूडेंट्स एन स्टूडेंट, उसमें से मुझे R अरेंज करने हैं, R स्टूडेंट्स को अरेंज करना है, तो NPR लिखते थे, तो डेफिनेटली 3 स्टूडेंट है, उसमें से मुझे 2 स्टूडेंट अरेंज करने हैं, तो आंसर 3P2 होता है। और आपको भी याद है इसको यू नो एक्सप्लेन करने का क्या तरीका है, इसको एक्सपांड करने का क्या तरीका है, 3 से चालू करो, कम करना, कहां तक कम करो, तो 2 तक मतलब 2 डिजिट तक, तो जैसे 3 and 2, अगर समझ लो 10P3 होता है तो 10 into 9 into 8 लाइक दिस, है ना। सो बाय दिस वे वी कैन रिड्यूस इट एंड वी कैन मेक द आंसर। सो ये दोनों का आंसर सिमिलर, ये देखो। सो डेफिनेटली 3 में से 2 लोगों को अरेंज करने का तरीका 3P2 है, तो सिमिलरली, मैं ये क्यों बता रहा हूं पता है आपको, सिमिलरली 3 में से 2 लोगों को सिलेक्ट करने का तरीका, 3 में से 2 लोगों को सिलेक्ट करने का तरीका हो जाता है 3C2, है ना। जैसे यहां पे परम्यूटेशन का P यूज हो रहा है 3P2, वैसे यहां पे कॉम्बिनेशन का C यूज हो रहा है सिलेक्शन में 3C2। 3 में से 2 लोगों को, 3 स्टूडेंट में से 2 लोगों को सिलेक्ट किया। तो जैसे यहां पे आप बॉक्स वाली टेक्निक यूज करके आंसर बना सकते थे, मतलब यू डू नॉट नीड टू रिमेंबर दिस वन, 3P2 वाला कोई चीज आपने नहीं देखा तो भी चल जाता, मतलब आपने 3P2 वाली कोई कंसिडरेशन नहीं ली, फिर भी आपके आंसर बन गए थे। बट इन सिलेक्शन वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, है ना, क्योंकि हमें हमेशा ही इस सभी क्वेश्चन को इस सिंबल से सॉल्व करने हैं। कि मतलब मेरे पास 10 लोग हैं, उसमें से 5 सिलेक्ट करने हैं, 10C2, 50 लोग हैं, 7 सिलेक्ट करने हैं, 50C2, ठीक है। सो हम वी ऑलवेज कंसिडर दिस थिंग्स 3C2, 5C2, 9C2, वट, ठीक है। तो ये फॉर्मूला चलो लिख लेते एक बार, NCR का फॉर्मूला है ना, सिलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ सिलेक्शन या फिर नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ R ऑब्जेक्ट आउट ऑफ N ऑब्जेक्ट, है ना। मेरे पास N ऑब्जेक्ट है, उसमें से R ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने का तरीका कितना हो गया, NCR। दिस you have to remember this one, okay। as an example 10 प्लेयर्स है एंड सिलेक्ट 4, मुझे उसमें से 4 सिलेक्ट करने हैं, तो कितना आंसर आएगा भाई, आंसर मिलेगा मुझे 10C4। अच्छा, इसका दूसरा सिंबल क्या है पता है आपको, इसका दूसरा सिंबल है 10C4 लाइक दिस, हम ब्रैकेट में लिखते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट है ना ऐसा लिख देते हैं, ऐसा। सो ये टोटली दिस वन इज टोटली रॉन्ग, ऐसा कभी भी मत लिखना। बहुत सारे स्टूडेंट लिखते हैं ऐसा, मैंने बहुत बार नोटिस किया है। 10C4 लिखने की जगह 10/4 लिख देते, ब्रैकेट तो लिखते उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, बट 10/4 लिखते हैं। ये बीच में लाइन कर दी तो मतलब इसका मीनिंग टोटली चेंज हो गया। ये तो 10/4 मतलब 5/2 हो गया, है ना, 5/2 तो होगा नहीं इसका मीनिंग डेफिनेटली। सो 10/4 नहीं है, 10C4, इसको रीड तो वही करना है 10C4, इसको भी रीड ऐसे ही करना है 10C4, है ना, 10C4। तो ये दोनों सिंबल याद रखना, 10C4 NCR के दोनों सिंबल याद रखना, एक तो NCR लाइक दिस और NCR लाइक दिस,
ये दोनों सिंबल है, ठीक है। सो 10 प्लेयर्स 4 सिलेक्ट करने हैं, 10C4, 20 प्लेयर्स 5 सिलेक्ट करने हैं, 20C5, वट है ना। जब भी सिलेक्शन आए वी ऑलवेज नीड टू यूज दिस वन, ठीक है। तो दिस इज व्हाट द बेसिक फॉर्मूला। एंड वन मोर थिंग दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज फॉर्मूला क्या है भाई, इसका फॉर्मूला क्या है, तो एनसीआर का फॉर्मूला क्या है। तो जैसे हमने, चलो फॉर्मूला देखते हैं, इंपॉर्टेंट चीज तो बाकी रह गई। जैसे हमने एनपीआर का फॉर्मूला देखा था, तो एनपीआर का फॉर्मूला क्या था, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। वैसे ही एनसीआर का फॉर्मूला क्या है, तो आपने नोटिस यहां पे किया ये वाली चीज में, ये एग्जांपल में देखो, जैसे इसमें आंसर क्या बना था 6, है ना, अरेंजमेंट में आंसर बना था 6, तो सिलेक्शन में उससे तो कम ही आंसर आएंगे। अब कितने कम आएंगे, डेफिनेटली कितने कम आएंगे, तो देखो यहाँ पे ये दोनों अरेंजमेंट एक बन गया, S1 S3 बन गया एक, और S2 S3 बन गया एक, है ना। तो अल्टीमेटली इसके हाफ आ गए, है ना, इसके हाफ आ गए, मतलब दो दो चीजों का अंदर अंदर जो अरेंजमेंट है ना वो एक ही हो गया, जो दो चीज का अंदर अंदर अरेंजमेंट था वो एक ही हो गया। अल्टीमेटली ये टोटल जो आंसर था उसका हाफ हो गया, बराबर। सो अल्टीमेटली जो भी आंसर यहां पे मिला था 3P2 से जो भी आंसर मिला था उसको मैंने 3P2 से जो भी आंसर मिला था उसको मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, अल्टीमेटली 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया, वो भी सोच सकता हूं, बराबर। तो ये हो जाएगा 3C2 लाइक दिस। तो 3C2 का आंसर क्या है भाई, तो 3P2 ये जो 6 है उसको 2 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, आंसर क्या मिलेगा भाई 3। तो 3P2 बाई 2 फैक्टोरियल दैट इज 3 एंड 3 इज 3C2। अब मेरे ख्याल से आपको यहाँ से तो पता नहीं चला होगा, डेफिनेटली इट इज़ नॉट नेसेसरी टू अंडरस्टैंड थ्रू दिस वे, बट फिर भी मैं एक बार ट्राई करता हूँ। चलो अगर सपोज मेरे पास 3 लोगों का अरेंजमेंट है, मतलब यहाँ पे 3 लोग को सिलेक्ट करना है एंड 3 लोगों को अरेंज करना है, तो अगर मुझे 3 लोगों को अरेंज करना होता तो यहाँ पे आंसर क्या आता, से मुझे अगर 3 लोगों को अरेंज करना होता, से मेरे पास P1 P2 P3 एंड P4 ऐसे 4 लोग हैं, बराबर, और मुझे उसमें से 3 लोगों को अरेंज करना होता तो 4P3 लिखता एंड आंसर वुड बी लाइक दिस 4 इंटू 3 इंटू 2, ओके, अगर अरेंजमेंट करना होता तो। और अगर सिलेक्शन करना होता तो मैं क्या लिखता 4C3, बराबर, 4C3। मुझे अगर 3 लोगों को सिलेक्ट करना होता तो 4C3, और उसका आंसर मुझे पता करना है। इसका तो फॉर्मूला खैर मुझे पता है इसलिए मैंने बना दिया 4 इंटू 3 इंटू 2, बराबर, एंड आंसर विल बी 24, बराबर, आंसर विल बी 24। अब मैं इसके अरेंजमेंट अगर बनाता तो क्या बनता, देखो P1 P2 P3, ठीक है, फिर P1 P2 P4, ठीक है, P1 P3 P4 एंड P2 P3 P4। अब इसके जितने भी अंदर अरेंजमेंट वो भी लिखता मैं, इसके भी जितने अरेंजमेंट है वो भी लिखता, इसके भी जितने अरेंजमेंट है वो भी लिखता, और इसके भी जितने अरेंजमेंट है वो लिखता, अंदर अरेंज करता ना मैं। तो इसमें कितने अरेंजमेंट पॉसिबल होते हैं, इसके अंदर अरेंजमेंट 3 फैक्टोरियल, इसके भी 3 फैक्टोरियल, इसके भी 3 फैक्टोरियल, इसके भी 3 फैक्टोरियल अरेंजमेंट होते। सो टोटल ये 6 ये 6 ये 6 ये 6, मतलब टोटल एडिशन हो गया 24। देखो हो गया ना 24। सो आंसर विल बी 24, आंसर विल बी 24 फॉर द अरेंजमेंट। बट यही चीज यहां पे कितनी आती है, देखो यहां पे अगर मुझे सिलेक्ट करना है, अगर मुझे 3 लोगों को सिलेक्ट करना है, तो मैंने P1 P2 P3 एक बार सिलेक्ट कर लिया, तो उसके अरेंजमेंट की तो जरूरत है नहीं ना। तो दिस वन इज वन ऑफ द सिलेक्शन, दिस वन इज ऑल्सो अनदर सिलेक्शन, एंड दिस वन एंड दिस वन। सो आई हैव ओनली 4 सिलेक्शन, तो कितना आंसर कम हो गया, देखो यहां पे आंसर था 24, यहां पे आंसर था 24, और यहां पे आंसर 4 हो गया। तो दिस 4 कैन बी रिटन एज व्हाट, 24/6, है ना, 24/6। 6 मतलब क्या होता है, तो ये 6 मतलब ये 3 फैक्टोरियल है ना, ये 6 मतलब कितना होता है, ये तीनों लोगों को अंदर अरेंज करने का जो तरीका है ना वो यहां पे डिवाइड होता है ना। सो अल्टीमेटली होता क्या है, ये जो 3 है ना वही यहां पे डिवाइड होता है, और ऊपर क्या है, तो ऊपर अल्टीमेटली 4P2 ही है, 4P3 ही है। सो फॉर्मूला का फॉर्मेट क्या है, अगर मुझे NCR का फॉर्मूला बनाना है तो ऊपर NPR और नीचे ये R फैक्टोरियल को डिवाइड कर देना है। सो दिस इज व्हाट द फॉर्मेट ऑफ द फॉर्मूला, है ना। वैसे अगेन वापस एक बार बता देता हूं, दिस थिंग्स यू डोंट नीड टू अंडरस्टैंड, आपको जरूरत नहीं है समझने की, ये तो सिर्फ मैं आपको फॉर्मूला को कैसे डिराइव कर सकते हैं NPR से वो समझा रहा हूं।
है ना। तो इसका फॉर्मूला यहाँ से बन गया NPR डिवाइडेड बाई R फैक्टोरियल। एंड इफ यू वांट मोर क्लैरिफिकेशन फॉर दिस फॉर्मूला तो NPR का फॉर्मूला लिख लो यहाँ पे, n फैक्टोरियल बाई n माइनस R फैक्टोरियल, ये था फॉर्मूला NPR का, इनटू ये एक्स्ट्रा डिवाइड बाई R फैक्टोरियल, तो ये एक्स्ट्रा मैंने डिवाइड कर दिया इसको। सो दिस इज व्हाट द फॉर्मूला ऑफ, ये जो फॉर्मूला है ये वो NCR का है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट फॉर्मूला ऑफ NCR एंड दिस वन इज फॉर्मूला ऑफ NPR। तो ये फॉर्मूला दोनों याद रखने हैं, पहली चीज। अब कोई बंदा बोलेगा, कोई स्टूडेंट बोलेगा सर मैंने समझ लो यहाँ पे tan C4 फाइंड करना है, तो क्या मुझे इससे जाना पड़ेगा? तो मैं बोलूँगा नहीं, चाहते हो तो कोई बात नहीं है, बट अगर आपको इस पर्टिकुलर फॉर्मूला से नहीं जाना है तो चल जाएगा। तो फिर कैसे सोल्व करें इसको? तो अगर इस पर्टिकुलर फॉर्मूला से नहीं जाना है, मतलब इतने बड़े बड़े स्टेप लिख के फैक्टोरियल वगैरह करके फिर नहीं जाना है, तो आप यहाँ पे एक शॉर्टकट जैसी चीज़ अप्लाई कर सकते हो। अब वो शॉर्टकट कौन सी है वो बता देता हूँ, चलो। तो से अगर मुझे फाइंड करना है शॉर्टकट में, तो शॉर्टकट के लिए मैं डायरेक्टली इक्वेशन ही दे रहा हूँ, बराबर। एग्जांपल से tan C4 ही फाइंड करना है, समझ लो, बराबर। तो tan C4 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 10 से घटाना चालू करो, 10 9 8 इंटू 7, एंड नीचे 1 से बढ़ाना चालू करो, 1 से 1 2 3 4, कहाँ तक? तो ये 4 तक, है ना। ऊपर से घटाओ, कहाँ तक घटाओ? मतलब 4 डिजिट तक घटाओ, एंड नीचे 1 से लेके 4 तक मल्टीप्लाई कर लो। वट एवर आंसर वी गेट, दैट इज द आंसर दैट वी गेट फ्रॉम दिस फॉर्मूला। समझ लो, मैंने अगर इस फॉर्मूला से आंसर बनाने की कोशिश की तो क्या हो जाता है? देखो, ऊपर 10 फैक्टोरियल है ना, n फैक्टोरियल, n मतलब 10 फैक्टोरियल, फिर नीचे n माइनस आर फैक्टोरियल, मतलब ये दोनों का सब्ट्रैक्शन, n एंड r का सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे दोनों का सब्ट्रैक्शन क्या होता है? 10 माइनस 4 मतलब 6 फैक्टोरियल। तो नीचे 6 फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, ये जो भी नीचे है वो उसका फैक्टोरियल। तो यहाँ पे नीचे 4 है तो 4 फैक्टोरियल। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूं तो मुझे फाइनली यही बन जाए, यही मिलेगा। देखो 10 फैक्टर मतलब 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू, अच्छा 6 के बाद यहाँ पे 6 फैक्टर लिख सकता हूँ मैं, और यहाँ पे ये 6 फैक्टर, फिर ये 4 फैक्टर मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। सो ये दोनों कैंसल, एंड नाउ यू कैन सी दिस वन डिवाइडेड बाई दिस वन विच वी हैव डायरेक्टली रिटन ओवर हियर। ओके, सो अगर मुझे ये लंबे तरीके से नहीं जाना है तो मुझे ये शॉर्टकट याद रखना है, एंड यू कैन अप्लाई दिस शॉर्टकट इन एनी क्वेश्चन, है ना। आप डायरेक्टली क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हो वेन एवर वी वॉन्ट। ओके, सो लेट अस सॉल्व सम अदर क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट दिस शॉर्टकट। ओके, दूसरा क्वेश्चन देखते चलो। 20C3, तो आंसर विल बी 20 इंटू 19 इंटू 18 डिवाइडेड बाई, मैंने क्या बताया था, 20 से घटाओ, कहाँ तक घटाओ? 3 डिजिट तक घटाओ, और नीचे 3 है तो 1 से लेके 3 तक का मल्टीप्लिकेशन। तो इसका जो भी आंसर आएगा दैट इज द आंसर ऑफ दिस कॉम्बिनेशन, 20C3 का आंसर होगा। अब कभी कभी होता क्या है पता है, ये नीचे वाला डिजिट बड़ा आ जाता है कभी कभी, मतलब समझ लो क्वेश्चन ऐसा कुछ हो गया 7C5 बराबर, 7 नहीं, चलो और बढ़ा लेते 9C6, चलो ऐसा है कुछ। तो इसमें क्या हुआ देखो, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, मैंने क्या बताया था कितने डिजिट तक घटाना है? 1 2 3 4 5 एंड 4, मतलब मुझे 6 डिजिट 1 2 3 4 5 6, 6 बार 6 डिजिट तक कम करना है, रिड्यूस करना है, एंड नीचे 1 से लेके 6 का मल्टीप्लिकेशन, 1 से लेके 6 का मल्टीप्लिकेशन। तो इसमें भी एक छोटी सी हिंट है, अब वो हिंट क्या है वो बताता हूँ। चलो, इसमें भी क्या होता है कि इसमें से क्या क्या कैंसिल हो रहा है, देखो 4 4 कैंसिल, 5 5 कैंसिल, 6 6 कैंसिल। सो अल्टीमेटली आपका आंसर क्या बन गया देखो, 9 इंटू 8 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 2 इंटू 3। तो ये आंसर एग्जैक्टली 9C3 का जो भी आंसर आता है ना वही है, देखो, है ना। अगर आप 9C3 का आंसर बनाते तो कैसे बनाते? 9 से चालू करते, कम करना, एंड 3 डिजिट तक कम करते, एंड नीचे 1 से लेके 3 का मल्टीप्लिकेशन करते। सो ये तो एग्जैक्टली 9C3 का जो भी आंसर है वही आंसर यहाँ पे बना। सो अल्टीमेटली 9C6 एंड 9C3 इक्वल है। सो क्या करो कि अगर 9C3 को कैलकुलेट करना है तो ईजी है। तो जनरली क्या होता है कि 9C6 जब भी मतलब इतने नीचे वाला अगर बड़ा आ जाए तो ऐसे डायरेक्टली जो मैंने पहला शॉर्टकट बताया था वो अप्लाई करने की जगह पहले इसको इसमें कन्वर्ट कर लो एंड देन अप्लाई कर लो फॉर्मूला।
है ना। मेरे कहने का मतलब समझ लो, मैं एक दूसरे एग्जांपल से देता हूँ। से मेरे पास 17C14 है, बराबर, 17C14 है। तो मैं इन प्लेस ऑफ डूइंग दिस थिंग 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11 ऐसे करते करते मुझे कब तक घटाना है? 14 डिजिट तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड इंटू 4 लाइक दिस। तो ये 14 डिजिट तक मैंने कम किया। नीचे 14 दिया है ना, तो मुझे 14 डिजिट तक कम करना है। नीचे वही 1 से लेके 14 का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो ये तो बड़ा, ये तो मैंने शॉर्टकट बताया था, बट ये तो एक्चुअल में बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो गई ना। अगर मैं ऐसे ही शॉर्टकट से मैं अगर कैलकुलेशन करता, जो यहाँ पे मैंने शॉर्टकट बताया था, वही शॉर्टकट यहाँ पे तो बहुत ही लॉन्ग कट हो गया। तो अगर वही शॉर्टकट की मेथड में यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ तो ये बहुत बड़ा हो रहा है ना। और फिर बाद में फिर मैं यहाँ पे कैंसिल भी करूँगा, ठीक है। इसके बाद तो चलो खैर 14 से लेके सब कुछ कैंसिल हो रहा है। 13 कैंसिल, 12 कैंसिल, 11, 10, बीच में 10 है भैया, 10 है, 10 कैंसिल, 9 कैंसिल, 8 कैंसिल, 7 कैंसिल, 6 कैंसिल, 5 कैंसिल, वट एवर। अच्छा 4 तक कैंसिल। यहाँ पे बचा 1 2 3 और यहाँ पे बचा 17 16 15। तो 17 16 15 और नीचे 1 2 3 एंड इट इज़ ऑल्सो कैन बी रिटन एज 17C3। अगर मैं 17C3 लिखता तो वो भी इसके जैसा ही होता। सो इन प्लेस ऑफ राइटिंग दिस वन, इन प्लेस ऑफ राइटिंग दिस बिग big combustive calculation, let me first write like this 17C3 over here. अब कोई बंदा बोलेगा सर ये मुझे कैसे लिखना है 17C3, मुझे कैसे पता चलेगा यहाँ पे एग्जैक्टली 17C3 आएगा? तो वो आप क्या करोगे, अगर आपको इस तरीके के सिंपल से फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है तो 17 पहले लिख लिया ऊपर का एज इट इज, फिर ये दोनों का सब्ट्रैक्शन किया। तो 17 एंड 14 का सब्ट्रैक्शन क्या होता है? 3। तब बस वही लिख लो यहाँ पे, है ना। एंड फिर उसके बाद उसका कैलकुलेशन करो 17 16 15, तीन डिजिट तक मैंने कम किया और वही 1 2 3 यहाँ पे किया और उसका आंसर बना लिया, ठीक है। सी मैं यहाँ पे फोकस क्या करवा रहा हूँ, इस एनसीआर को कैसे कैलकुलेट किया जाए, है ना। वरना होता क्या है, मैं आगे क्वेश्चन चालू करवा दूंगा सपोज, और आपको इस कैलकुलेशन के बारे में इतना पता ही नहीं है। तो जब कैलकुलेशन बड़ा आ जाए, जब कैलकुलेशन लेंदी आ जाए, तो आप बार बार यही फॉर्मूला यूज करते रहोगे या फिर ये वाला यूज करोगे एंड लेंदी तरीका यहाँ पे जो बन रहा है वही तरीके से जाओगे। सो डेफिनेटली वी नीड टू थिंक, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, है ना। ये फॉर्मूला कब लगाएंगे? तो जब भी यहाँ पे एनपीआर वाली चीज जनरलाइज फॉर्म में हो, मतलब लाइक क्वेश्चन में कुछ ऐसा दिया हो 3p से 3p नहीं से n+1 c यहाँ पे r-2 ऐसा कुछ दिया है। तो ये जब भी ऐसे जनरलाइज फॉर्म में हो तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हो n+1 फैक्टोरियल ऊपर, नीचे ये दोनों का सब्ट्रैक्शन n+1 माइनस r+2 फैक्टोरियल इनटू ये r-2 फैक्टोरियल। सो लाइक दिस वी कैन अप्लाई द फॉर्मूला, बट इन विच सिचुएशन? वेन एवर दिस n+1 r-, मतलब ये ऊपर एंड नीचे जनरलाइज फॉर्म हो, ऊपर नीचे कुछ कांस्टेंट हो, तो हमको इस पर्टिकुलर फॉर्मूला की जरूरत है नहीं। वी डोंट नीड दिस फॉर्मूला, वी कैन डायरेक्टली कैलकुलेट इट बाय यूजिंग शॉर्टकट। अगेन शॉर्टकट में भी दो तरीके हैं, नीचे अगर छोटा सा डिजिट है तो डायरेक्ट अप्लाई करो, नीचे बड़ा डिजिट है तो पहले छोटा बनाओ उसके बाद अप्लाई करो, ठीक है। लेट अस हैव सम मोर क्वेश्चन। से यहाँ पे है 42C38, है ना। तो पहले इसको कन्वर्ट करो 42C, अगर यहाँ पे नीचे बड़ा है तो पहले कन्वर्ट करो 42 एंड 38 का सब्ट्रैक्शन जो भी आएगा वो यहाँ पे लिखो 4। अब फॉर्मूला लगा दो 42 इंटू 41 इंटू 40 इंटू 39, 4 डिजिट तक कम किया एंड नीचे वही 4 डिजिट मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, ओके। तो आई थिंक आपको इतना तो पता चल गया भी कैसे कैलकुलेशन करना है। एंड बेस्ड ऑन दिस हमने एक प्रॉपर्टी भी देख ली, देखो, एंड वो प्रॉपर्टी क्या है भाई? हमने एक प्रॉपर्टी देख ली और वो प्रॉपर्टी है NCR इज ऑल्सो इक्वल टू, क्या बताया था मैंने? ये दोनों का सब्ट्रैक्शन, है ना, NC, और यहाँ पे क्या करवाया था मैंने? इस 4 को कैसे बनाया था? 42 माइनस 38, है ना, अल्टीमेटली N एंड R का सब्ट्रैक्शन N माइनस R। सो दिस इज व्हाट द फॉर्मूला, है ना, NCR इक्वल टू NCN माइनस R। ये एक फॉर्मूला है, दिस इज वन ऑफ द फॉर्मूला फॉर दिस कॉम्बिनेशन
ये एक प्रॉपर्टी है या फिर फॉर्मूला है, जो भी अपने दिमाग में रखो, वो एक याद रखनी है, कभी कभी काम आ सकती है ना। सो दिस इज वन ऑफ द फॉर्मूला फॉर दिस कॉम्बिनेशन। हमने पहला फॉर्मूला ये देखा, बराबर, उसको इस फॉर्मेट में भी देखा, NPR बाय R फैक्टोरियल। फिर हमने शॉर्टकट देखी, दो तरह की शॉर्टकट देखी, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, एंड जो भी शॉर्टकट बनाई थी उसमें से ही हमने एक फॉर्मूला का फॉर्मेशन किया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, चलो। ओके, कुछ नोट्स भी देख लेते, चलो। नोट्स में पहली नोट्स क्या कि वेन एवर वी आर अप्लाइंग फॉर्मूला NCR, या फिर ऐसे लिखोगे NCR, है ना। सो NCR का फॉर्मूला का वैलिडेशन, मतलब ये वैलिड कब होगा, है ना, ये कब वैलिड होगा, कैन बी अप्लाई ओनली व्हेन N एंड R पहले तो इंटीजर होने चाहिए, बराबर। N एंड R शुड बी इंटीजर, बिलोंग्स टू इंटीजर। इंटीजर मतलब Z लिख लेता हूँ। Z लिख रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि भी नेगेटिव भी आएगा, उसके लिए मैंने स्पेसिफिकली, चलो यहाँ पे कंडीशन लिख लेता हूँ, दैट N शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ठीक है, 1 या फिर 1 से बड़ा होना चाहिए, मतलब एटलीस्ट हम कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट लेंगे तभी तो सिलेक्ट कर पाएंगे ना, एटलीस्ट एक ऑब्जेक्ट तो रहना चाहिए ना। अल्टीमेटली NCR का मीनिंग क्या होता है, N ऑब्जेक्ट में से R ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना। तो अगर मुझे कम से कम मेरे पास एक ऑब्जेक्ट रहेगा तो भी तभी तो मैं सिलेक्ट कर पाऊंगा। अगर मेरे पास ऑब्जेक्ट ही नहीं है, जीरो है, तो मैं सिलेक्ट ही नहीं कर पाऊंगा ना। जीरो ऑब्जेक्ट में से मैं क्या सिलेक्ट करूँ, है ना। अगर नेगेटिव में ऑब्जेक्ट, यहाँ पे नेगेटिव नंबर है, तो नेगेटिव ऑब्जेक्ट तो होते नहीं है प्रैक्टिकली। सो दैट्स वाई एटलीस्ट 1 ऑब्जेक्ट तो रहना चाहिए। सो N शुड बी एटलीस्ट 1 रहना चाहिए इंटीजर, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, 1 ऑब्जेक्ट, 2 ऑब्जेक्ट, 3 ऑब्जेक्ट। ऐसा कभी सुना 5.3 ऑब्जेक्ट? नहीं। इसलिए दिस ऑल N एंड R ऑलवेज इंटीजर, where N should be always greater than or equal to 1 and R should be always greater than equal to 0। मतलब मुझे एक भी सिलेक्ट नहीं करना है। सब सपोज लो मेरे पास मतलब 5 ऑब्जेक्ट है और मुझे एक भी सिलेक्ट नहीं करना है ना। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज, मुझे एक भी सिलेक्ट नहीं करना है। आई डोंट नीड टू सिलेक्ट एनी ऑफ दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज, है ना, वन ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस। सो दैट इज वॉट वी नीड टू ऑलवेज थिंक ऑफ वेन एवर वी अप्लाइंग दिस फॉर्मूला, है ना। सो ultimately what we can say, whenever we are getting kind of things 3C4, तो ये पॉसिबल नहीं है ना, 3C4 या फिर 5C7, बराबर, या फिर ऐसे कुछ लिखा हो 3C3 तो हमने यूज़ कर लिया ना, 4C9, बराबर, या फिर कुछ -5C2, ऐसा कुछ अगर लिखा हो तो दीज आर नॉट पॉसिबल, ठीक है, इन कॉम्बिनेशन। ओके, एंड लेट मी क्रिएट द आंसर ऑफ NC0, बराबर। NC0 का आंसर क्या बनेगा भाई, NC0 मतलब N ऑब्जेक्ट में से मुझे 0 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं, तो एक पॉसिबिलिटी होती है उसकी, मुझे एक भी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं करना है, वैसी एक पॉसिबिलिटी होती है। अगर आप चाहो तो फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, N फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई N-0 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल, है ना, याद है ना फॉर्मूला, N फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई N-R, ये दोनों का सब्ट्रैक्शन, एंड ये फिर R फैक्टोरियल, ऊपर N फैक्टोरियल, नीचे दोनों का सब्ट्रैक्शन, एंड नीचे वाले का भी फैक्टोरियल दे लो। सिमिलरली यहाँ पे देखो, ऊपर N फैक्टोरियल, नीचे ये दोनों का सब्ट्रैक्शन, N-0 एंड 0 फैक्टोरियल। तो आप देख सकते हो ऊपर N फैक्टोरियल है, नीचे N-0 फैक्टोरियल कैन बी कैंसल लाइक दिस, है ना, N-0 दैट इज इक्वल टू N, सो N फैक्टोरियल कैंसल, तो नीचे अल्टीमेटली 0 फैक्टोरियल है, एंड 0 फैक्टोरियल की वैल्यू तो 1 ही होती है, सो नीचे भी 1 है, सो आंसर विल बी N1। सो एज एन एग्जांपल, कभी भी NC0 आपको दिखाई दे, से 5C0 आंसर इज 1, 10C0 आंसर इज 1, ठीक है, 1C0 भी आंसर 1 ही देगा, बराबर। यहाँ पे कुछ भी लिखा हो, से 20.5C0 आंसर इज 1, होगा क्या, नहीं होगा भाई, 20.5 तो होगा ही नहीं कभी, 20C0 आंसर इज 1, है ना। यहाँ पे नॉन इंटीजर आएगा तो नहीं चलेगा, सो ऑलवेज वी शुड ऑलवेज वॉच दिस थिंग, दैट इट शुड बी ऑलवेज इंटीजर, ओके। फिर से 120C0 आंसर इज 1, वट एवर, यहाँ पे कोई भी बड़ी वैल्यू लिखी हो, इंटीजर होनी चाहिए एंड 1 से बड़ी होनी चाहिए, नीचे 0 है तो आंसर ऑलवेज 1, ठीक है। एंड फोर्थ वन,
NCN मतलब n ऑब्जेक्ट है और n में से n सिलेक्ट कर लेने हैं। मतलब मेरे पास समझ लो 5 ऑब्जेक्ट है से P1, या फिर ऐसा समझ लो कि मेरे पास 5 स्टूडेंट्स है या फिर 5 पर्सन मेरे पास पड़े हैं, बराबर। मुझे पाँचों के पाँचों सिलेक्ट करने हैं, तो कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकता हूँ? बस एक ही तरीका है, बस ये सिलेक्ट कर लिया, खत्म। आ जाओ पाँचों के पाँचों आ जाओ, मेरी टीम में आ जाओ, ऐसे सिंपली। अगर मुझे समझ लो इसमें से 4 सिलेक्ट करने हैं तो मैं सोचता कि भाई चलो मैं पहले P1 P2 P3 P4 के बारे में सोचता, P5 को निकाल देता, भाई तो P5 निकल जा, पहले 4 जो है वो आ जाओ यहाँ पे सिलेक्ट करके। या फिर मैं P4 को निकाल देता और बोलता P1 P2 P3 P5 को सिलेक्ट करके ले आता। या फिर P3 को निकाल के P1 P2 P4 P5 को सिलेक्ट करता। या फिर P2 को निकाल के P1 P3 P4 P5 को सिलेक्ट करता। या फिर P1 निकाल देता एंड P2 P3 P4 P5 को सिलेक्ट करता। ठीक है, सो अल्टीमेटली मेरे पास 5 रास्ते हो जाते, बराबर। बट वेन एवर आई एम हैविंग सम ऑफ द सिलेक्शन, कुछ ही सिलेक्शन करने होते तो मुझे सोचना पड़ता और उसके कुछ आंसर बनते। बट मुझे सभी के सभी सिलेक्ट करने, तो व्हाट आई नीड टू डू, आई डोंट नीड टू थिंक, सिंपली बोल देता आ जाओ। तो एक ही रास्ता हुआ, दैट इज व्हाट सिलेक्ट ऑल, दैट्स व्हाट 1। तो इसका भी आंसर 1 है। और 1 कैसे आया भाई, तो उसको भी अगेन आप चाहो तो फॉर्मूला से बना सकते हो। ऊपर n फैक्टोरियल, ठीक है, n फैक्टोरियल ऊपर वाले का फैक्टोरियल, नीचे दोनों का सब्ट्रैक्शन पहले इनटू नीचे वाले का फैक्टोरियल। तो आप देख सकते हो ये दोनों कैंसिल, तो ये बन गया 1/0 फैक्टोरियल, एंड 0 फैक्टोरियल का आंसर भी 1 ही होता है, सो आंसर इज 1। सो आपने याद रख लिया चलो कि भाई NCN का आंसर क्या होता है 1। सो उसके बेसिस कुछ एग्जांपल देख लेते चलो। 5C5 आंसर इज 1, 10C5 आंसर इज 1, सॉरी 10C10 आंसर इज 1, 10C10 आंसर इज 1, ठीक है। 105 C105 आंसर इज 1, मतलब 105 लोग हैं मेरे पास, उसमें से 105 के 105 सभी को सिलेक्ट कर लेना है, आंसर इज 1। एक ही रास्ता रहेगा, एक ही सिलेक्शन पॉसिबिलिटी होगी, ठीक है। सो दिस इज व्हाट द फोर्थ। एंड चलो बाजू बाजू में अभी अभी देख लेते ये भी। से NC1 होगा तो उसके लिए भी याद रख लो आंसर n, एंड NC1 एंड NCN-1, डेफिनेटली NC1 दैट इज ऑल्सो इक्वल टू NCN-1, है ना। NC ये दोनों का सब्ट्रैक्शन नीचे लिख सकता हूँ, आपको मैंने बताया था ऑलरेडी। अगर मेरे पास 50 है, नीचे 48 है, देन इट इज ऑल्सो इक्वल टू 50C2, ये दोनों का सब्ट्रैक्शन मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। सो वही फॉर्मूला से मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, NC1 इक्वल टू NCN-1, तो ये दोनों का आंसर होगा n, ये दोनों का आंसर क्या होगा n, ठीक है। अगर चाहो तो आप फॉर्मूला से भी अप्लाई कर सकते हो, या फिर फॉर्मूला के बिना भी अगर आप चाहो तो समझ लो NC1 है तो क्या होता है, ऊपर मैंने घटाना चालू किया, समझ लो मेरे पास थे 5C2, तो मैंने क्या किया था, ऊपर घटाना चालू किया, कहाँ तक, 2 बार घटाया, नीचे 1 से लेके 2 तक। तो वही चीज़ अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करूँ, ऊपर मैं घटाना चालू करूँगा तो कितना घटाऊंगा, एक ही बार, और नीचे 1 से चालू करूँगा तो 1 तक, बस। तो ये हो गया n/1 विच इज n। सो NC1 इक्वल टू n, दैट कैन बी क्रिएटेड बाय डायरेक्ट फॉर्मूला, डायरेक्ट शॉर्टकट, और यू कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला ऑल्सो। इस फॉर्मूला से भी अप्लाई करके आप n बना सकते हो। बट इसको याद रख लिया अगेन दैट वी ऑलवेज गेट आंसर ऑफ NC1 और NCN-1 इक्वल टू n, है ना। सो एज एन एग्जाम्पल सपोज लो मेरे पास है 10C1 तो आंसर 1 होगा, सॉरी 10 होगा, बराबर। 10C1 का आंसर 10 होगा। से कभी होगा 20C19 तो उसका भी आंसर होगा 20, बराबर। अगर चाहो तो पहले ऐसे कन्वर्ट करके भी लिख सकते हो, मतलब समझ लो इसका ही फॉर्मूला याद रखा मैंने, इसी को फॉर्मूला के फॉर्म में याद रखा, और इसको नहीं याद रखा तो भी चल जाएगा। तो इसको पहले इसमें कन्वर्ट करो एंड देन आफ्टर वी नीड टू थिंक दैट इट इज n, बराबर। तो 20C19 को पहले 20C1 में कन्वर्ट किया, फिर आंसर बनाया 20। और आइदर यू कैन डायरेक्टली अप्लाई द फॉर्मूला, ओके, मतलब डायरेक्टली याद रख लिया कि भाई 20C19 इक्वल टू 20, से 59C1 दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 59, से 99C98 आंसर इज 99, है ना। सो बाय दिस वे वी कैन इजीली गेट द आंसर whenever we are getting situation like this, है ना। तो ये कभी कभी फटाफट से आंसर बनाने के लिए मैंने ये सभी पॉइंट लिखवाए, ओके। एंड चलो एक और नोट देख लेते हैं। से NC अल्फा इक्वल टू NC बीटा, से ऐसा कुछ है, बराबर। NC अल्फा इक्वल टू NC बीटा।
तो एन सी अल्फा इक्वल टू एन सी बीटा लिखा है तो डेफिनेटली नीचे वाला दोनों इक्वल हो सकता है ना। तो आइदर बोथ आर इक्वल, आइदर अल्फा इक्वल टू बीटा, है ना। से समझ लो यहाँ पे n की जगह 5 रख लिया, नीचे 2 है तो दोनों जगह 5c2 हो सकता है ना, तभी ये दोनों की वैल्यू सिमिलर रहेगी, मतलब नीचे भी इक्वल हो सकता है। अगर ऊपर इक्वल है तो नीचे भी दोनों इक्वल हो सकता है, या फिर यहाँ पे 5c2 इक्वल टू 5c3 भी हो सकता है ना। मतलब ऐसा दोनों, ऐसे दो चीजें लिखी है बराबर, ऊपर इक्वल लिखा है, एन इक्वल लिखा है, तो आइदर यहाँ पे समझ लो 5 हो सकता है, या फिर यहाँ पे 5 लिखा है तो यहाँ पे n-5 भी लिखा हो सकता है ना। तो आई डोंट नो विच वन इज रिटन ओवर हियर, बिकॉज ये सभी वेरिएबल के फॉर्म में है बराबर, ये दोनों वेरिएबल के फॉर्म में है, तो मुझे पता नहीं कि ये दोनों इक्वल है या फिर ये जो बीटा है ना, बीटा एन सी बीटा, वो ऐसे फॉर्मेट में, इसको एन सी बीटा को मैं अगर इस तरह के फॉर्मेट में कन्वर्ट करूँ तो एन सी एन माइनस अल्फा ऐसे कन्वर्ट कर सकता हूँ ना। मतलब इसको मैं एन सी एन माइनस अल्फा लिख सकता हूँ, एंड देन आफ्टर इफ आई विल कंपेयर दिस टू, ये दोनों को उसके बाद कंपेयर करूंगा तो क्या होगा एन माइनस अल्फा इक्वल टू बीटा होगा। सो अल्टीमेटली एन इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होगा, है ना। सो दूसरा रास्ता क्या हुआ, एन इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, एन इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। तो ये दोनों रास्ते याद रख लिए, ये दोनों रास्ते आपने याद रख लिए कि जब भी दो ऐसे कॉम्बिनेशन वाले ब्रैकेट अगर इक्वल है तो आइदर दिस टू आर इक्वल और द एडिशन ऑफ अल्फा एंड बीटा, नीचे वाले दोनों का एडिशन जो है वो n है ना, नीचे वाले दोनों का एडिशन n है। मतलब लाइक दिस यू कैन सी, देखो 2 and 3 का एडिशन क्या है 5, एज यू कैन सी, है ना। तो आइदर ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये दोनों का एडिशन ऊपर है, या फिर नीचे ही दोनों इक्वल है, ठीक है। सो लेट मी हैव सम एग्जांपल फॉर दैट। उसके लिए एक आध एग्जांपल देखते हैं। इक्वेशन ऐसा कुछ है, 15c x इक्वल टू 15c y, ठीक है, 15c x इक्वल टू 15c y, एंड साथ में दिया है एंड x नॉट इक्वल टू y भी दिया है, देन फाइंड x प्लस y। ये तो सिर्फ मैंने अपने हिसाब से क्वेश्चन बना दिया बराबर। सो ऑब्वियसली क्या मैंने बताया था, ये अगर दो चीज इक्वल है, मतलब ऊपर वाला अगर इक्वल है तो नीचे वाले में दोनों इक्वल हो सकते हैं, या फिर दोनों का एडिशन ऊपर वाला। तो यहाँ पे मतलब यहाँ पे ऊपर दोनों इक्वल है 15-15, तो आइदर x इक्वल टू y या फिर ये दोनों का समेशन 15 है। तो यहाँ पे ऑलरेडी उन लोग ने लिखा है, मतलब मैंने लिख के दिखा दिया कि भाई x एंड y इक्वल नहीं है, सो डेफिनेटली x एंड y का एडिशन 15 होगा। दैट इज व्हाट द सेकंड पॉसिबिलिटी ऑलवेज वर्क, और वही पूछा है यहाँ पे, देखो, है ना। तो लिखते हैं इसका आंसर क्या बनेगा, x प्लस वाई इक्वल टू 15, है ना। कैसे, एज x इक्वल टू वाई और x प्लस वाई इक्वल टू 15 बराबर, ये दोनों आंसर बन सकते हैं। बट x इक्वल टू वाई, x नॉट इक्वल टू वाई इज गिवन, ठीक है, x नॉट इक्वल टू वाई इज गिवन, सो आंसर विल बी x प्लस वाई इक्वल टू 15। ओके, so this is what the question. One more question I just want to create. Say यहाँ पे दिया है NC12 बराबर, NC12 इक्वल टू दिया है NC3 बराबर, एंड फाइंड n बराबर, फाइंड n। तो आपने यहाँ पे क्या नोटिस किया आपने, देखो कि भाई ऊपर वाला इक्वल है बराबर, ऊपर वाला इक्वल है, तो मैंने बताया था कौन कौन सी पॉसिबिलिटी, दो पॉसिबिलिटी, आइदर नीचे वाले दोनों इक्वल हो सकते हैं या फिर दोनों का एडिशन ऊपर वाला आएगा। तो यहाँ पे तो पहली पॉसिबिलिटी तो आएगी नहीं, क्यों, क्योंकि 12 एंड 3 तो इक्वल नहीं है, एज 12 इज नॉट इक्वल टू 3 बराबर। सो डेफिनेटली 12 एंड 3 का एडिशन ही होगा n, सो n इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 डेफिनेटली। सो दिस इज व्हाट द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। So by this way they can ask kind of question in which we just need to think of two possibilities. Out of these two possibilities कोई एक possibility might be wrong हो जाए and दूसरी possibility से आंसर बन जाए, या फिर दोनों possibility से आंसर बने and मेरे दोनों आंसर कंसिडर हो जाए क्वेश्चन के अंदर, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते है ना। So that we need to just understand these two possibilities whenever we get this kind of situation in which
ये जो n है ना वो दोनों इक्वल होने चाहिए, बस बीच में इक्वल, और ये n इक्वल होने चाहिए, ठीक है। ओके, नाउ लेट मी सॉल्व सम क्वेश्चन। एग्जांपल 17 देखते हैं, चलो। ये एज यू कैन सी मैंने वही वो जो बताया था वही चीज़ आ गई, देखो NC9 इक्वल टू NC8, ठीक है। सो डेफिनेटली ये दोनों इक्वल है, तो इधर 9 इक्वल टू 8, बट यहाँ पे 9 इक्वल टू 8 तो है नहीं, सो 9 डज नॉट इक्वल टू 8, हैंस डेफिनेटली 9 एंड 8 का एडिशन ही n होगा, सो n इक्वल टू 17। एंड मुझे फाइंड क्या करना है भाई, यहाँ पे क्वेश्चन में NC17 फाइंड करना है। n की जगह रख दो 17 की वैल्यू, n की जगह 17 रख लो, 17C17 विच इज़ 1। अच्छा, ये मैंने बताया क्या, NCN इक्वल टू 1? हाँ, NCN इक्वल टू 1 बता दिया था डायरेक्टली। आप देखो NCN इक्वल टू 1, 5C5 1, 10C10 1, 105C 105 1, है ना। तो ये याद रखना भाई, है ना, ये याद रखना। अच्छा, एक छोटा सा एग्जांपल एक्स्ट्रा मैं लेता हूँ, चलो, ताकि वो सारी वैल्यू याद रह जाए। फाइंड से इफ समझ लो NC5 इक्वल टू NC7 बराबर, देन फाइंड, ठीक है, फाइंड करो NC11, NC0, NC1 एंड NCN, ठीक है। NCN नहीं, NC12, ओके। इसकी वैल्यू फाइंड करो, तो चलो फाइंड करते हैं। NC5 equal to NC7, definitely here 5 is not equal to 7, so n equal to 5 plus 7, ये दोनों का एडिशन डेफिनेटली n होगा, so n equal to 12। अब मुझे फाइंड क्या करना है भाई, मुझे फाइंड करना है NC11। NC11 मतलब 12C11, आंसर क्या होगा भाई 12, थोड़ी देर पहले बताया था। फिर NC0, NC0 मतलब क्या होता है 12C0, 12C0 का आंसर 1, है ना। फिर NC1, NC1 क्या होता है भाई, NC1 मतलब 12C1, तो आंसर इज 12, ठीक है, आंसर इज 12। फिर NC12, NC12, तो यहाँ पे n की जगह रख दो 12C12, n की जगह 12 रखूंगा तो आंसर इज 1। सो बाय दिस वे वी कैन इजीली गेट द आंसर एंड हैविंग प्रैक्टिस ऑफ दिस, है ना। 12C11 का आंसर 12, 12C0, 12C1, 12C12, है ना। इसकी प्रैक्टिस फ्रिक्वेंटली होती रहनी चाहिए, अदरवाइज आप भूल जाओगे। तो शुरू में थोड़ी प्रैक्टिस करते रहोगे ना, तो डेफिनेटली आपके दिमाग में एक बार बैठ गया, देन बिंगो, उसके बाद प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना। अगर सीक्वेंस वाइज सोचोगे, समझ लो नोट के फॉर्म से देखे तो NC0, फिर NC1, फिर NC2, NC3, ऐसे करते करते लास्ट में NCN-1 NCN, है ना। तो हमने किसकी वैल्यू याद रखी है, तो ये पहले दोनों की और लास्ट के दोनों की वैल्यू याद रखी है ना। पहले दोनों में फर्स्ट की वैल्यू है 1, इसकी वैल्यू है n, इसकी वैल्यू है n एंड इसकी वैल्यू है 1। वैसे ये आगे आएगा बराबर, कि भाई ये जो सीरीज़ है ना, ये सीरीज़ मतलब इसकी वैल्यू और बढ़ती जाएगी, ये यहाँ पे वैल्यू बढ़ती जाएगी, पहले 1 आया आंसर आया, फिर n आया, फिर और वैल्यू बढ़ेगी, एग्जैक्टली मिडल में मैक्सिमम वैल्यू आएगी, फिर उसके बाद धीरे धीरे कम होगा। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तब मैं बताऊंगा ये चीज़ वापस, बराबर। और ये तो सिर्फ मैं आपको एक बार फिलहाल दिखा देता हूँ कि भाई एक्चुअल में होता क्या है। चलो फिलहाल दिखा रहा हूँ तो परफेक्टली दिखा हूँ, चलो। एग्जैक्टली मिडल में कौन सा आएगा, सो इट डिपेंड्स ऑन n, वो n पे डिपेंड होता है, कि भाई अगर n ऑड है तो, अगर n ऑड है, समझ लो n 5 है तो 5C0, 5C1, 5C2, 5C3, 5C4, 5C5, मैंने सिर्फ छोटा सा एग्जांपल ले लिया। और अगर n ऑड है तो 5 की जगह 7 रखो, 9 रखो, सभी जगह ऐसी सिचुएशन ही आएगी, बराबर। तो उसमें मिडल टर्म एग्जैक्टली आप देखोगे तो मिडल टर्म 2 बनेगी, देखो, और वो दोनों की वैल्यू सिमिलर आएंगी। पहले 5C0 की वैल्यू 1 आ गई, फिर 5C1 की वैल्यू 5,
5c2 की वैल्यू बनाओगे तो 10 आ जाएगी, फिर वापस 10, फिर वापस 5, फिर 1, है ना। तो आप देख सकते हो पहले बड़ा बड़ा बड़ा, फिर बीच में दोनों जगह पे सिमिलर आंसर आया, फिर कम हो गया, है ना। तो अगर एन ऑड है तो बीच में 2 टर्म आएंगे, कितने, 2 टर्म आएंगे जहां पे सिमिलर वैल्यू आएगी और मैक्सिमम वैल्यू आएगी, ठीक है। 2 टर्म आएंगे जहां पे सिमिलर वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू आएगी। तो वो 2 टर्म कौन से आगे, वो कौन से आएंगे भाई, तो वो 2 टर्म आएंगे एन सी, अगर बनाओगे तो एन सी एन माइनस 1/2 एंड देन एन सी 5+1 एन प्लस 1/2, ठीक है। वैसे इसको याद रख लेते हो तो अच्छी बात है, नहीं याद रख पाओगे तो कोई बात नहीं, बस इतना तो याद रख पाओगे कि भाई अगर एन ऑड है तो बीच में 2 टर्म आएंगे, और वो भी याद नहीं रख पा रहे हो तो ये फॉर्मूला, ये एग्जाम्पल याद रखना कि भाई एग्जाम्पल से सोचना है कि बीच में कितने टर्म आएंगे मैक्सिमम, है ना, मैक्सिमम वैल्यू बना सकते हैं ऐसे कितने टर्म आएंगे, ठीक है। एंड ये दोनों की वैल्यू मैक्सिमम होगी, बराबर, ये दोनों की वैल्यू मैक्सिमम होगी, इक्वल भी होंगे और मैक्सिमम होगी। अगर एन इवन है, अगर एन इवन है तो डेफिनेटली बीच में एक ही टर्म आएगा। देखो एज एन एग्जांपल समझ लो, मैंने ले लिया 4c0, 4c1, 4c2, 4c3, 4c4। तो अब देखो वैल्यू, पहले 4c0 की 1, 4c1 की 4 वैल्यू, 4c2 की 6 होगी, देन अगेन 4, देन 1। सो आप देख सकते हो बीच में एग्जैक्टली मिडल में मैक्सिमम आई और वो एक ही वैल्यू बनी। सो मैं यहाँ पे अगर लिखूँ तो क्या लिख सकता हूँ, nc0, nc1, nc2, nc3 लाइक दिस अप टू nc(n/2), एग्जैक्टली मिडल में n/2 आएगा, है ना। देखो यहाँ पे 4c2 है, 4c2, 4 का हाफ 2, वो सबसे मैक्सिमम होगा, तो यहाँ पे nc(n/2) सबसे मैक्सिमम होगा। फिर अगेन कम करते 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 लास्ट में nc(n-2), nc(n-1) एंड देन nc(n), ठीक है। सो मेरे कहने का मतलब है सबसे मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे आएगी, तो मैक्सिमम वैल्यू कम्स एट दिस प्लेस, ओके। तो ये एक छोटी सी नोट है, ऐसा सोच लो और याद रख लो। और मैं जो यहाँ पे बताने जा रहा था वो क्या था एक्चुअल में, तो वैल्यू, हमने वैल्यू याद रखवाई थी कि इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू n है, यहाँ पे लास्ट में इसकी वैल्यू n है और इसकी वैल्यू 1 है। और मैंने साथ साथ में ये बता दिया कि भाई 1 n ऐसे बढ़ते 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 मैक्सिमम हो जाएगा मिडल में, वापस कम होते होते नीचे लास्ट में 1 हो जाता है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट अगेन वन ऑफ द नोट दैट वी नीड टू रिमेंबर, मेमोराइज कर लो, याद रख लो, समझ लो, है ना। तो चलो इतना ही रखते हैं आज, है ना। आज हमने बहुत सारी थियरी वगैरह देख ली, छोटे छोटे एग्जाम्पल जो थियरी को समझा सकते थे वो सब एग्जाम्पल देखे, एंड आई होप ये सभी एग्जाम्पल एंड थियरी आपको समझ में आ गई है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर से हम सभी क्वेश्चन देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे, आगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।